चैप्टर 3 जो प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी के बारे में हमें बताता है, उसके इंट्रोडक्शन पे हम आते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है दैट द प्रोसेस ऑफ मर्जर विद अनदर कंपनी और अक्वायरिंग अ कंपनी इज़ कॉम्प्लेक्स। जो मर्जर का प्रोसेस होता है बेटा, या फिर ये आपका अक्वायर करने का जो मर्जर का प्रोसेस है या दूसरी कंपनी को अक्वायर करने का जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स होता है, येस। एंड यहाँ पे बोला गया है दैट इन एडिशन टू द लीगल ramification, companies must be aware of the potential tax implication as well as ensuring that the terms of the deal benefit both the पार्टीज़। तो यहाँ पे लीगल कंप्लाइंसेस भी होते हैं, लीगल ramifications एंड लीगल कंप्लाइंसेस के साथ डील करना पड़ता है कंपनी को। मर्जर जो होता है, मर्जर यानी होता है कंपनी प्लस कंपनी। ये बहुत सारे, देखो मर्जर बहुत सारे तरीक़ों का हो सकता है, बट यहाँ पे मैं एक बेसिक चीज़ आपको बता रही हूँ। तो मान लीजिए ये है आपकी ए, ये बी, यहाँ पे आ गया ए बी। तो ये ए कंपनी मिलके बी कंपनी के साथ मिल गई और एक नई कंपनी बना ली विच इज़ ए बी। तो ये एक बेसिक एग्जांपल हो गया हमारा मर्जर का। सो जो मर्जर का प्रोसेस होता है बेटा, ये जो प्रोसेस है जिसमें ये दोनों कंपनी मर्ज कर रही हैं, सो दिस प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ऐसा एक बहुत ही ईजी प्रोसेस नहीं होता, और इसमें आपको बहुत सारी लीगल कंप्लाइंसेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद इसमें बोला गया दैट कंपनीज़ को अवेयर होना पड़ता है ऑफ द पोटेंशियल टैक्स इम्प्लीकेशन। यहाँ पे टैक्स के साथ कैसे टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इस मर्जर में, वो उसके साथ भी कंपनी को अवेयर होना पड़ता है, एज वेल एज इंश्योरिंग द टर्म ऑफ द डील, कि वो जो डील के टर्म्स हैं ये दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट कर रहे हैं बेटा। दोनों पार्टीज़ को जब डील के टर्म्स बेनिफिट कर रहे हैं तो वो हमारा देखा जाता है कि उस चीज़ को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो एक लीगल रैमिफिकेशन, तो किन किन चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा मर्जर में, हमें बताया दैट लीगल रैमिफिकेशन को कंसिडर करना है, टैक्स इम्प्लीकेशंस को कंसिडर करना है, और किसको कंसिडर करना है, टर्म्स ऑफ द डील की वो दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए मर्जर आपका होता है। उसके बाद ऑफन कंपनीज rely on strategic advisors, lawyers and professionals to negotiate on their behalf in order to obtain the best possible deal within the framework of the applicable laws। तो यहाँ पे हमें बताया गया है, यहाँ पे एक बेसिक प्रोसेस हमें बताया गया है दैट द कंपनीज जो है वो एडवाइजर्स पे रिलाई करती हैं, एडवाइजर्स पे, लॉयर्स पे रिलाई करती हैं, प्रोफेशनल्स पे रिलाई करती हैं कि वो नेगोशिएट करेंगे उनके बिहाफ पे, एंड वो ताकि वो एक बेस्ट पॉसिबल डील को ले सकें। इसमें आप देखिए, जैसे कि आप मम्मी के साथ अपनी शॉपिंग पे जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, तो आप अपनी मम्मी के ऊपर रिलाई करते हैं। जैसे कि आप अगर कोई शॉपकीपर आपको 500 की चीज़ बता रहा है, तो आपकी मम्मी उसको कहती हैं 50 रुपीज़ में दे दो या 100 रुपीज़ में दे दो। उनका जो नेगोशिएशन स्किल है वो पार एक्सेलेंस है, वी कांट इवन कंपेयर आवरसेल्व्स टू दैट। तो वो क्या है बेटा, वो आप एट दैट टाइम आप अपनी मम्मी के साथ गए तो आप मम्मी पे रिलाई कर रहे हो, ऑल्दो वो शर्ट या टी शर्ट आपको खरीदनी, बट यू आर रिलाइंग ऑन योर मदर कि वो नेगोशिएट करेंगी शॉपकीपर से। ऐसे ही जो कंपनीज होती हैं वो रिलाई करती हैं अपने एडवाइजर्स, लॉयर्स या प्रोफेशनल्स के ऊपर कि वो नेगोशिएट करेंगे उनके बिहाफ में इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट पॉसिबल डील, ताकि उन्हें एक बेस्ट पॉसिबल डील मिल सके विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एप्लीकेबल लॉज। ऐसा नहीं है कि लॉ को ब्रेक कर दिया जाए, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एप्लीकेबल लॉज होना चाहिए। ओके कि सामने शॉपकीपर का भी राइट हिंडर नहीं हो रहा है, या फिर आपकी दूसरी कंपनी का भी राइट हिंडर नहीं हो रहा है, उसके एप्लीकेबल लॉज के फ्रेमवर्क में रहते हुए नेगोशिएशन होता है। और बेसिकली बताया गया है कि कंपनी रिलाई कर रही है एडवाइजर्स, लॉयर्स और प्रोफेशनल स्पेस इस चीज़ के लिए, इस नेगोशिएशन के लिए। ना स्ट्रेटेजिक असेसमेंट ऑफ द कंपनीज इंडस्ट्री एक्सपर्टीज, ड्यू डिलिजेंस, merger integration and operational improvements represents areas where knowledge and skills are required for success. Represent areas where knowledge and skills are required for success of merger or acquisition। तो जो स्ट्रेटेजिक असेसमेंट है कंपनीज का, स्ट्रेटेजिक असेसमेंट यानी स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को देखना, स्ट्रैटेजिकली हर स्टेप को देखना, एक स्ट्रैटेजी लगाना, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटेजिक असेसमेंट करना। तो जो स्ट्रेटेजिक असेसमेंट ऑफ द कंपनी होता है, इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज़, ड्यू डिलिजेंस, इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज़, हर इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। ड्यू डिलिजेंस यानी हर चीज़ को खोद के निकालना, हर एस्पेक्ट को खोद के देखना। ओके, ड्यू डिलिजेंस इसको हम कहते हैं ना। मर्जर इंटीग्रेशन एंड ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट्स रिप्रेजेंट्स एरियाज वेयर नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ मर्जर और एक्विजिशन। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि जो मर्जर और एक्विजिशन है इनके इसके सक्सेस के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान में, इन सब चीज़ों का टुगेदर होना या सही से काम करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है। जैसे कि स्ट्रेटेजिक असेसमेंट करना कंपनीज़ का, इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज़ होना। आप जिस इंडस्ट्री में या जिस कंपनी के साथ आप मर्जर कर रहे हो, उसकी क्या आपको उस कंपनी के इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ है या नहीं है। मान लो आप किसी ऐसी कंपनी के साथ मर्जर कर लो जिसकी आपको एक्सपर्टीज़ ही ना हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप
आपका जो बिज़नेस है वो क्लोथिंग का है और आप किसी ऐसी कंपनी के साथ मर्जर कर रहे हो जिसका बिज़नेस टेलीविज़न से रिलेटेड हो, तो उसमें आपका जो आपको उस एरिया की उस इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज़ है क्या कि आप उस मर्जर को कर रहे हो, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है बेटा हर बहुत ज़्यादा खोद के हर चीज़ को, हर एस्पेक्ट को देखना, जैसे कि अपना उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट क्या है, उसको स्वॉट एनालिसिस हम कहते हैं। वो उसको अच्छे से करना, खोद के चीज़ों को देखना। जैसे कि ड्यू डिलिजेंस होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैमिली में somebody is thinking about getting married, एक अरेंज मैरिज में ड्यू डिलिजेंस का कॉन्सेप्ट बड़ा बड़ा देखा जाता है। जैसे कि इफ़ somebody is एक फैमिली आई है, पोटेंशियल कैंडिडेट आया है फॉर अरेंज मैरिज, तो उसमें आप जो सामने वाली पार्टी है बिफोर अग्रीइंग फॉर द मैरिज, आप उसमें ड्यू डिलिजेंस करते हो। आप बेटा हर चीज़ को पूछताछ करते हो आसपास लोगों से, उनका सोशल मीडिया ट्रैक करते हो, उनके फ्रेंड्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। आप क्या करते हो, ड्यू डिलिजेंस करते हो, ताकि आपको हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन, उनका स्ट्रेंथ, उनका वीकनेस सब आपको पता चल सके। सो दैट इज़ कॉल्ड ड्यू डिलिजेंस। उसके बाद मर्जर इंटीग्रेशन, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट। इनके साथ ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट रिप्रेजेंट्स एरियाज में ओके। सो मर्जर इंटीग्रेशन एंड ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स, क्या आपका ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट होगा ये मर्जर के बाद, क्या ऑपरेशंस को आप इंप्रूव कर सकते हो या किस ऑपरेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा, इन सब को देखते हुए आपका मर्जर करा जाता है। विद द नॉलेज एंड स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ मर्जर एंड और एक्विजिशन। तो एक सक्सेस जो है बेटा मर्जर और एक्विजिशन का, इसके लिए एक मर्जर और एक्विजिशन के सक्सेस होने के लिए आपको इन सब चीज़ों का, इन सब एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ होने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा नीड होता है। नाउ कमिंग टू द इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट इज अंडरगोइंग मैसिव चेंज विद ऑलमोस्ट ऑल रेलिवेंट कॉर्पोरेट लॉज, रेगुलेशन, वॉट एवर मे बी द रीजन्स फॉर एनी मर्जर एंड एक्विजिशन। द बेनिफिट्स आर मल्टीफोल्ड टू एन्यूमरेट अ फ्यू। तो इंडिया में, इंडियन एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मैसिव चेंज आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट लॉज को चेंज करा जा रहा है और रेगुलेशंस को लेकर आया जा रहा है। और कुछ जो भी रीज़न हो किसी भी मर्जर या अमालगमेशन के लिए, ये जो बेनिफिट्स होते हैं ये बहुत सारे होते हैं। टू एन्यूमरेट अ फ्यू, तो मर्जर अमालगमेशन कोई क्यों करता है, उसके हमें बेनिफिट्स बताएं कि मर्जर अमालगमेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसको हमें बताया गया है। फर्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नाउ व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी चाइना में इसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है। चाइना में आप देखते हैं कि हर जो यूनिट होती है, इस हर यूनिट का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और वो कम क्यों होता है बेटा? क्योंकि वो चाइना में बहुत सारा जो यूनिट्स हैं वो बहुत सारा एक फॉर एग्जांपल चाइना में क्या करा जाता है, चाइना में बहुत सारी यूनिट्स को प्रोड्यूस करती एक कंपनी है या एक कोई प्रोडक्शन हाउस है। वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 1-2 या फिर 1000-2000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो लैग्स में बहुत सारे नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और इसलिए वो एक्सपोर्ट करते हैं बहुत कम प्राइस में। तो जब आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हो, तो जैसे ही आपका नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ता है, आपका प्राइस ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट कम हो जाता है। जैसे ही आपका नंबर ऑफ यूनिट बढ़ता है, वैसे ही द प्राइस आपका कम हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ़ यूनिट्स इंक्रीज़ होता है बेटा, तो वो चाइना में जैसे इस चीज़ को देखा जाता है, जब वो लोग का वहाँ पे आपको हर चीज़ बहुत सस्ते में मिलती है। जैसे कि किसी होटल को 100 बेड्स खरीदने हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो अगर वो इंडिया से खरीदेंगे उसी चीज़ को एक बेड को, तो उन्हें बहुत कॉस्टली पड़ेगा। वहाँ जहाँ चाइना में, वहाँ पे बहुत आप देखोगे वहाँ पे फर्नीचर के ऐसे पूरा स्ट्रीट्स होते हैं, वहाँ पे स्ट्रीट्स पे पूरा फर्नीचर रखा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर में वो कंपनीज प्रोड्यूस करती हैं और देन वो सेल करती हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाता है। इसलिए लोग चाइना से बहुत ज़्यादा सामान को खरीदना प्रेफर करते हैं। चाइना हैज़ स्किल्ड इट इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहाँ पे वो हमें बताया दैट इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे आपका बेनिफिट होगा मर्जर एंड अमालगमेशन में। उसके बाद ऑपरेशनल सिनर्जी एंड एफिशिएंसी। सिनर्जी का मतलब क्या होता है, इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है 1+1 11। जैसे कि मान लो अगर कल आपका गूगल एंड आईफोन अगर मर्ज कर लेते हैं आपस में, तो वो एक सिनर्जी हो जाएगा। यानी 1+1 2 होता था, वो 1+1 11 हो जाएगा। वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा अगर गूगल और आईफोन का अगर मर्जर हो जाता है, तो गूगल या एप्पल का मर्जर हो जाता है, देन इट इज़ गोइंग टू बी अ सिनर्जी, बिकॉज उसके बाद कोई कंपटीशन या कोई वो ही नहीं रहेगा। जैसे अमेज़ॉन का और दूसरे क्या है, अमेज़ॉन का या फ्लिपकार्ट का मर्जर हो जाता है, वो एक सिनर्जी होगा। जैसे कि ब्लिंकिट का और
ब्लिंकिट का और जोमेटो का जो मर्जर हुआ है, दैट वाज 1 + 1 11। तो एक बहुत ही दो ऐसी एंटिटीज़ का मतलब मर्जर होगा तो वो इतना अच्छा साबित हो रहा है एक दूसरे के लिए, दैट इज़ कि वो 1 + 1 2 नहीं हो रहा, बल्कि वो 1 + 1 11 हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड सिनर्जी, कि ऐसी चीज़ों का मिलना जो कि मिलने के बाद उसका मतलब बहुत ही जो बेनिफिट है या बहुत जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि जोमेटो अलग चल रहा था, ब्लिंकिट अलग चल रहा था, तो तब वो इतना ज़्यादा पिक्चर में नहीं थे या इतना ज़्यादा नोन नहीं थे। लेकिन जब जब जोमेटो और ब्लिंकिट का मर्जर हुआ, सो अब देखिए हर जगह ब्लिंकिट है, हर जगह जोमेटो है, तो उससे बहुत क्या हुआ, इन दोनों बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, बिकॉज उन दोनों का सेम ही लाइन था, और जोमेटो ने अपना और ब्लिंकिट ने अपना, दोनों ने कितना मतलब अच्छे से अपने दे हैव बीन शोइंग अप इन द कंट्री, यू नो दे आर एवरीवेयर। सो उसके बाद उस मर्जर को क्या हम बोलेंगे बेटा, सिनर्जी 1 + 1 11। ओके, ना एक्सेस टू न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू बिजनेसेस। इन दोनों में जैसे जोमेटो और ब्लिंकिट का मर्जर हुआ तो उसमें वो दोनों बिजनेसेस को न्यू मार्केट में एक्सेस मिली। जैसे जोमेटो को आपको आपके ग्रॉसरी स्टोर्स या दूसरे जो मार्केट में उनमें एक्सेस मिल गई, न्यू प्रोडक्ट्स में, न्यू बिजनेस में एक्सेस मिल गई। उसके बाद एक्सेस टू फॉरेन कैपिटल, कई मर्जर करे जाते हैं, मर्जर अमेलगमेशन इस पर्पज से करे जाते हैं कि वो फॉरेन कैपिटल में उनको एक्सेस मिल पाए। तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, बहुत अच्छा रीज़न होता है या बेनिफिट होता है आपका मर्जर का, कि आपकी फॉरेन, जैसे वैसे टाटा तो ऑलरेडी एक इंटरनेशनली है, लेकिन फिर भी उसका एक एग्जांपल देंगे, जैसे टाटा और लैंड रोवर का जो मर्जर है, या फिर टाटा और स्टारबक्स का है, तो उनको एक एक्सेस टू फॉरेन कैपिटल भी मिला उस चीज़ से। सो या यू कैन टेक इट एज एन एग्जांपल। तो ये आपका हो गया बेटा इंट्रोडक्शन, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी। इसका एक बेसिक कंक्लूजन होगा कि जो मर्जर का जो प्रोसेस होता है, जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, वो एक ऐसा सिंपल प्रोसेस नहीं होता, वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। उसमें लीगल वर्क रिक्वायर होता है, टैक्स इम्प्लीकेशंस को देखना पड़ता है, और ये जो कंपनी और डील, ये देखा जाता है कि जो डील है वो दोनों पार्टीज़ को बेनिफिट कर रही है। उसके बाद जो कंपनीज़ हैं वो यूजुअली रिलाई करती हैं दूसरे लोगों पे, जैसे उनके एडवाइजर्स हो गए, लॉयर हो गए, प्रोफेशनल हो गए, कि वो उनके बिहाफ में उस डील के साथ नेगोशिएट करेंगे, एंड वो होगा विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एप्लीकेबल लॉज। ऐसा नहीं है कि मतलब ऑफकोर्स जो नेगोशिएशन होता है इट इज़ विद इन अ लिमिट, इट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एप्लीकेबल लॉज। तो जो कंपनीज हैं उनके बिहाफ में एडवाइजर्स, लॉयर्स या प्रोफेशनल्स नेगोशिएट करते हैं। स्ट्रेटेजिक असेसमेंट ऑफ द कंपनी, जो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट को मर्जर करते वक्त बहुत सारा एक सक्सेसफुल मर्जर या एक्विजिशन होने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट को कंसिडर करा जाता है, जैसे कि ड्यू डिलिजेंस कैसा था, इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज़ है, मर्जर इंटीग्रेशनल ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स क्या होंगे उस मर्जर के बाद, तो इन सब एस्पेक्ट्स को कंसिडर करा जाता है। उसके बाद बेटा क्या बोला गया है इसमें, दैट जो इंडियन बिजनेस है इसमें बहुत ज़्यादा मैसिव चेंज देख रहा है रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट लॉज, रेगुलेशंस, इसमें बहुत ज़्यादा मैसिव चेंज आ रहा है, और मर्जर अमेलगमेशन के बहुत सारे हमें बेनिफिट्स बताएं। यहाँ पे 4 बेनिफिट्स हैं, जैसे फर्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दूसरा है आपका ऑपरेशनल सिनर्जीज एंड एफिशिएंसी, उसके बाद एक्सेस टू न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट्स, बिजनेसेस, एंड एक्सेस टू फॉरेन कैपिटल। तो ये आपको बहुत सारे 4 बेनिफिट्स बताए हैं मर्जर और अमेलगमेशन के। पहला इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिससे चाइना से हम याद रखेंगे, दूसरा ऑपरेशनल सिनर्जी 1 और 1 11, तीसरा है एक्सेस टू न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू बिजनेसेस, आपका न्यू मार्केट में एक्सेस मिल रहा है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू बिजनेस में आपको एक्सेस मिल रहा है, और चौथा है फॉरेन कैपिटल में भी आपको एक्सेस मिल रहा है, जिसका हमने एग्जाम्पल देखा था टाटा प्लस स्टारबक्स, टाटा लैंड रोवर। Okay, so this was your introduction for planning and strategy. Thank